एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ओके, ब्लड प्रेशर इट इज़ द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। अब हमें पता है कि ये हमारा वेसल वॉल है, यहाँ से ब्लड जाएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यही है, इट इज़ द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हम फॉर्मूला है ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट और ये कैसे डिटरमाइन करते हैं बीपी को, हम वो देखते हैं। अब हमें पता है कि हम जो नॉर्मल बीपी देखते हैं 120/80 mmHg, तो उसमें जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो नीचे वाला वो डायस्टोलिक होता है। ठीक है, अब सिस्टोलिक हमें पता है, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम बीपी इन द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द हार्ट। अब सिस्टोल ऑफ द हार्ट, अब ये हम डायग्राम से समझते हैं। ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आयोटिक वाल्व था, आयोटिक वाल्व ओपन हुआ और ब्लड पूरा कहाँ पे जा रहा है, मेरे आयोटा में, आयोटा से वो पूरे पेरिफेरल सिस्टम में जा रहा है। ओके, तो अब ये जो वेंट्रिकल और आयोटा है दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल चेम्बर। अब हमें पता था कि मैक्सिमम प्रेशर कितना जा सकता था वेंट्रिकल्स में, 120 mmHg, और यही प्रेशर कहाँ पे था, आयोटा में भी था। ठीक है, हमने कार्डियक साइकिल वाले में देखा था कि 80 mmHg के बाद आयोटिक वाल्व ओपन होता है, फिर वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ के 120 हो जाता है। अब यही 120 का जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम चल रहा है ना ये, और यही प्रेशर है अभी जो आर्टरीज में है, जो मेजर आर्टरीज है आयोटा में है, तो इसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट से। कार्डियक आउटपुट हमारा क्या था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल इन ईच बीट। ये वेंट्रिकल है जो ब्लड इजेक्ट कर रहा है, जितना वॉल्यूम उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोस्टली कार्डियक आउटपुट पे। और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो रिलैक्सेशन के टाइम है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अब ये डायग्राम में देखो कि अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, अभी वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में। अब रिलैक्स स्टेट में तो आयोटिक वाल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये जो आयोटिक वाल्व था ये क्लोज हो गया है। अब जो भी प्रेशर है, आयोटा का प्रेशर ये 120 से कम हो गया और वापस 80 mmHg पे आ जाता है। ठीक है, हमें पता था आयोटा का प्रेशर 80 mmHg होता है। फिर अभी ये यहाँ से वेंट्रिकल से तो उसको कोई भी ब्लड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो इसकी इलास्टिक रिकॉइल की वजह से जो प्रेशर आता है ना, ये पूरे सिस्टम में जाता है ना, तो इसी को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, द मिनिमम बीपी इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द हार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दूँ, ये आर्टरीज है, यहाँ पे मैं कोई ड्रग्स दे दूँ जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाएंगा, तो उसका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहीं अगर मैं कोई वेजो डायलेटर्स दे दूँ तो उसका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मेनली डिपेंड करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। और पल्स प्रेशर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को ही हम कहते हैं पल्स प्रेशर। फिर एक और टर्म है, इसे कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब मीन हम क्या सोचेंगे कि मीन अगर निकालना है तो सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है द एवरेज बीपी इन द आर्टरीज, दिस इज कैलकुलेटेड एज डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। ठीक है, ये इससे मीन आर्टीरियल प्रेशर निकल जाता है। तो इतना हम समझ गए कि कौन किस पर डिपेंड करता है। अब इसको रेगुलेट कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर हम आइडियली लेते हैं कि 120/80। अब हमेशा ये ऐसा ही ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम उसको हाइपरटेंसिव बोलते हैं, और कम है तो उसको हाइपरटेंसिव बोलते हैं। तो ये जो रेगुलेशन है ना, जो हम अभी नॉर्मली बैठे हुए, हमारा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल लिमिट में है, तो ये रेगुलेट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो ये जो रेगुलेशन है ना, एक होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, एक होता है इंटरमीडिएट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। अब शॉर्ट टर्म तो इट एक्ट्स विद इन दी सेकेंड्स और मिनट्स, इंटरमीडिएट है तो वो मिनट्स टू आवर्स में एक्ट करता है, मिनट्स और आवर्स में एक्ट करके वो बीपी को नॉर्मल लाता है। और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन मतलब इट रिक्वायर्स डेज टू मंथ्स। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में कौन सा होता है हमारे रिफ्लेक्स, एक होता है बेरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, कशिंग रिफ्लेक्स, सीएनएस इस्टमिक रिस्पॉन्स और द हॉर्मोन्स।
इंटरमीडिएट टर्म में आता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड इनवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट एंड रेनिन एंजियोटेंसिन मीडिएटेड। और लॉन्ग टर्म में आता है रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म एंड दी हॉर्मोन्स। ओके, अब बेरो, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का फर्स्ट वाला देख रहे हैं, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साइनो आयोटिक रिफ्लेक्स। तो ये जो बेरो रिसेप्टर्स है ना, ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये देखो, ये मेरी कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन है। तो ये जो कैरोटिड साइनस है ना, यहाँ पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये येलो कलर के जो दिख रहे हैं ना, ये सारे रिसेप्टर्स है। और ये जो मेरा आर्च ऑफ अयोटा है, ठीक है, यहाँ पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो ये ना बहुत सेंसिटिव होता है कि जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा भी चेंज हुआ है ना, ये फटाक से एक्टिवेट हो जाते हैं कि अरे भाई क्या हो गया। तो ये मोस्ट रैपिडली एक्टिंग है, इतने जल्दी एक्ट करते हैं, 5 to 8 सेकेंड्स में एक्ट कर देते हैं, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म में आया, ठीक है। तो ये दो रिसेप्टर्स है। फिर यहाँ पे ये नर्व दिख रही है, ये वाली मेरी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, और ये नीचे है वेगस, वेगस जो 10th क्रेनियल नर्व है, और ये 9th क्रेनियल नर्व है। तो ये जो कैरोटिड साइनस है ना, ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व मतलब इससे कनेक्टेड है, और ये वेगस नर्व आयोटिक रिसेप्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये एग्जांपल में देखो, अगर समझो मेरा बीपी इंक्रीज हो गया है, ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन द बीपी बढ़ा तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर यहाँ से थ्रू द ग्लॉसोफेरेंजियल एंड द वेगस, ये सिग्नल पहुँचाएंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडेरियस को, ठीक है, ये मेरे ब्रेन में प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडेरियस ना, फिर वो स्टिमुलेट करेगा वेजोमोटर एरिया। अब वेजोमोटर एरिया में ना दो एरियाज होते हैं, एक होता है प्रेशर एरिया, एक होता है डिप्रेसर एरिया। प्रेशर एरिया मतलब ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाएगा, और जो डिप्रेसर एरिया है वो कम करेगा। अब हमें बढ़ाना है क्या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन? नहीं, हमारा बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हम बीपी को कम करेंगे। तो ये जो वेजोमोटर सेंटर एक्टिवेट हुआ, फिर वेजोमोटर सेंटर जो है वो इनहिबिट कर देगा प्रेशर एरिया को, और वो स्टिमुलेट कर देगा डिप्रेसर एरिया को। और ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडेरियस ये कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। हमें बीपी को नॉर्मल करना है ना, तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर ये जो प्रेशर और डिप्रेसर एरिया, ये हार्ट पे एक्ट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करेंगे, और ब्लड वेसल पे एक्ट करेंगे, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी बीपी बढ़ाती है। तो हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देंगे तो वेजो डायलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, ओके। अब हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, फिर कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो बीपी भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्ट करता है बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करता है और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। वेजोमोटर में फिर से दो एरिया होते हैं, एक होता है प्रेशर एरिया, एक होता है डिप्रेसर एरिया, ओके। तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्लियर है, ग्लॉसोफेरेंजियल और द वेगस नर्व। फिर हम एक अनदर रिफ्लेक्स पे आते हैं, कीमो रिसेप्टर। कीमो मतलब कोई तो कुछ केमिकल चेंज को सेंसिटिव होगा ये, तो ये रिसेप्टर्स दे रिस्पॉन्ड टू द केमिकल्स। तो अब केमिकल्स कौन कौन से, केमिकल स्टिमुलस कैसे हो सकता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, मतलब उसको हाइपोक्सिया हो गया, या तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उसको हाइपर कैपनिया हो गया, ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपर कैपनिया हो गया, या तो फिर उसको H+ आयन ज़्यादा है, मतलब उसको एसिडोसिस है। तो ये सारे स्टिमुलस है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए। अब ये कब एक्टिवेट होता है? व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 80 mmHg, ठीक है। अब ये सब हाइपोक्सिया का कंडीशन है, तो मतलब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाइपर कैपनिया का कंडीशन है, और एसिडोसिस। अब यहाँ पे ना दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड इन द कैरोटिड बॉडीज का बाइफर्केशन, और अयोटिक बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट है अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा में। फिर ये फिर से वही करते हैं, ये वेगस नर्व एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू एनटीएस मतलब न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिडेरियस को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो वेजोमोटर सेंटर और इनहिबिटरी सेंटर सब कर देता है, और बीपी को वापस नॉर्मल पे ले आता है, ठीक है। अब थर्ड पे हम आ जाते हैं CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स मतलब कुछ तो ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। एंड इट इज़ एक्टिवेटेड व्हेन मीन आर्टीरियल प्रेशर इज लेस देन 50 mmHg, मतलब बहुत कम हो चुका है आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। इसका स्टिमुलस होता है हाइपोक्सिया एंड हाइपर कैपनिया, मतलब वही डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लास्ट डिच रिसोर्ट मैकेनिज्म। अब तुम सोचो, जब बीपी इतना कम हो रहा था, अब बीपी इतना कम हो के 50 हो गया, तब जाके ये एक्टिवेट हो रहा है, मतलब सारे रिसेप्टर्स फेल हो चुके थे, सारे जो भी हमारे रेगुलेशन के मैकेनिज्म थे सब फेल हो गए थे। फिर ये CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स एक हीरो की तरह आया कि हाँ भाई अब मुझे संभालने दो तुम लोग, ठीक है।
इफ़ दिस मैकेनिज्म फेल्स देयर इज़ फेलियर ऑफ द रेस्टोरिंग द बीपी, मतलब अगर ये फेल हो गया तो भाई कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हारी डेथ इनएविटेबल है, ठीक है। अब बीपी लेस देन 50 है तो ब्रेन के पास भी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होगा क्योंकि ब्लड में प्रेशर ही नहीं है, तो हाइपोक्सिया टू द ब्रेन हो जाएगा। तो ब्रेन स्टिमुलेट कर देगा वेजोमोटर सेंटर को, वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हुआ तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी थ्रू दी एपिनेफ्रिन, ये न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज हुए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज इन दी परमिबिलिटी बढ़ जाती है सोडियम एंड कैल्शियम की, सोडियम एंड कैल्शियम की परमिबिलिटी बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द बीपी और कार्डियक आउटपुट वो सब बढ़ गए, ठीक है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, लास्ट डिच रिसॉर्ट मैकेनिज्म। और ये वैल्यू याद रखनी है कि ये कब एक्टिवेट होता है, 50 mmHg पे एक्टिवेट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कशिंग रिफ्लेक्स। कशिंग रिफ्लेक्स में कुछ नहीं है, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय इंट्राक्रेनियल टेंशन, मतलब जो ब्रेन का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। अगर इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ गया है तो जो माइक्रो वेसल्स है जो ब्लड ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, माइक्रो वेस्कुलेचर कंप्रेस हो जाएगा, हाइपोक्सिया टू द ब्रेन हो गया, नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड उसे, फिर से ये वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी से न्यूरोट्रांसमीटर से बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें बीपी इंक्रीज नहीं करना है ना, ऑलरेडी इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ है, तो ये इंक्रीज इन बीपी की वजह से क्या स्टिमुलेट हो जाएगा, आगे जाके हमें बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर बेरो रिसेप्टर्स हमें पता है कि वो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को रिलीज़ कर रहे थे, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वेगल से एसिटिल कोलिन रिलीज़ होगा, फिर एसिटिल कोलिन आगे जाके हार्ट रेट को कम कर देगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा तो डिक्रीज इन बीपी हो जाएगा, बीपी फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें तुम ऐसा मत समझना इंट्राक्रेनियल टेंशन ज़्यादा था, फिर हमने वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करके बीपी बढ़ाया, ठीक है, वो बढ़ाया हमने ताकि हम स्टिमुलेट कर सकते हैं बेरो रिसेप्टर्स को, ठीक है। बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, फिर कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी से हार्ट रेट कम हो गया। फिर ये एक और मैकेनिज्म हो जाता है, जैसे ही इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ता है माइक्रो वेसल्स कंप्रेस हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर भी कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से इरेगुलर वेंटिलेशन होता है, ये भी रिफ्लेक्स का पार्ट है, ठीक है। फिर ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ये हमारा इंटरमीडिएट रेगुलेशन है ना, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस की वजह से रिलैक्स हो गए। अब हम मेडिकोज में तो ऐसा नहीं होता यार, हम स्ट्रेस की वजह से रिलैक्स नहीं हो सकते, लेकिन वेसल्स में होता है। स्ट्रेस मतलब प्रेशर बढ़ गया, अब ये वेसल है मेरी, अगर इसका प्रेशर बढ़ गया तो ये रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। इसने अपना साइज़ को बड़ा कर लिया, मतलब इसका ये देखो ये डायमीटर बड़ा हो गया, तो एक नया साइज़ इसने अडेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल हो जाता है। इन आर्टीरियल्स इफ़ बीपी इज़ हाई दे एक्सर्ट मोर प्रेशर इन द वेसल वॉल, ज़्यादा बीपी है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे वेसल वॉल में, इनका रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से कम हो जाता है। अब एक इसका ही दूसरा पार्ट होता है, उसे कहते हैं हम इन्वर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब तुम नहीं बताओ इन्वर्स है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम था, ब्लड वेसल में प्रेशर कम था तो जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्शन कर दिए ताकि प्रेशर बढ़ जाए, तो जो स्मूथ मसल्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया टू इंक्रीज द प्रेशर, तो इसे ही हम कहते हैं इन्वर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक और होता है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। अब कैपिलरी से फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, अब ये देखो ये मेरी वेसल वॉल थी, ठीक है, वेसल वॉल थी, इसका बीपी बढ़ गया, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो इसके अंदर जो भी फ्लूइड है ना वो इसको यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में भेज देगा, और ये जो प्रेशर होता है ना इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था हमारा आउटफ्लो प्रेशर होता है, हमें पता है, तो ये जो भी एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड है ना उसको इंटरस्टिशियल स्पेस में भेज देगा। अब फ्लूइड कम हो गया तो हमें पता है कि प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन द कैपिलरीज, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा कौन सा प्रेशर है, आउटफ्लो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। अब हम आ जाते हैं लास्ट लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म, मतलब इसको डेज एंड मंथ्स लगते हैं बीपी को बैक टू नॉर्मल लाने में। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मैकेनिज्म, एक होता है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। डायरेक्ट मैकेनिज्म इज रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म। अब जैसे ही इंक्रीज बीपी बढ़ गया, ठीक है, बीपी बढ़ जाएगा तो किडनी को ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, किडनी को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा,
फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया और ठीक है वाटर का भी बढ़ गया और सॉल्ट का भी बढ़ गया। तो प्रेशर की वजह से ज़्यादा प्रेशर चला जाएगा। GFR बढ़ गया ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ज़्यादा वाटर फिल्टर हुआ, जिसकी वजह से वाटर फिल्टर होके यूरिन के फॉर्म में निकल गया बाहर। अब वाटर चला गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है। और सॉल्ट भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो अगर सॉल्ट भी चला गया तो फिर से BP कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और ब्लड प्रेशर कम्स बैक टू नॉर्मल। तो ये था हमारा रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म। फ्लूइड मतलब फ्लूइड को हमने बाहर फेंक दिया। फिर एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म होता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये हमने सुना ही होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ऐसे हम देखते हैं रास, इसमें कोई राज नहीं है, ये राज इसका नाम है, ठीक है। अब समझो देयर इज़ डिक्रीज इन द BP। अब BP कम हुआ तो हमें पता है कि किडनी को भी ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो किडनी को बहुत गुस्सा आता है, भाई मुझे ब्लड दो। तो ये एक हार्मोन रिलीज़ कर देती है जिसे हम कहते हैं रेनिन, ओके। अब ये जो रेनिन है ना, ये लिवर हमारा एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, जेन मतलब अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही किडनी ने रेनिन रिलीज़ किया तो ये रेनिन जाके एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन पे और ये एक्टिवेट कर देता है एंजियोटेंसिन, और ये कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेट नहीं करता है, सॉरी, कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। अभी नाम में देखो तुम, एंजियो मतलब वेसल, टेंसिन मतलब प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे वेसल्स है उसके अंदर टेंशन बढ़ा देगा, ठीक है, नाम से समझ में आ गया। फिर जो एंजियोटेंसिन 1 है ना, वो इतना पोटेंट नहीं होता है, हमें एंजियोटेंसिन 2 चाहिए रहता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय द एंजाइम एस का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रिलीज़ करते हैं हमारे लंग्स, ठीक है, ये जो पल्मोनरी सेल्स होते हैं ना, ये रिलीज़ करते हैं ये वाला एंजाइम जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 1 को मोर पोटेंट फॉर्म एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये 4 जगह एक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और हार्ट पे एक्ट करता है और उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देता है। अब हमें पता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी इतनी बार पढ़ चुके हैं हमने, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। फिर ये सोडियम एंड कैल्शियम की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, हार्ट रेट पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका 2 काम है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा और हार्ट पे क्या करेगा, इंक्रीज इन दी हार्ट रेट करा देगा। तो एक काम हो गया इसका। फिर ये डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द किडनीज पे एक्ट करके ये सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे। अब सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे तो देर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो देर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा देंगे, ठीक है। फिर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमें पता है ना किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और फिर यहाँ से भी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करा देता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा देता है। फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे भी एक्ट करता है और एक हार्मोन रिलीज़ कराता है नोन एज ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एक्सेस वाटर है वो मतलब उसको बाहर नहीं जाने देगा यूरिन के थ्रू। एंटी डायूरेसिस मतलब उसको ज़्यादा सुसु लग रही है, लेकिन ये जो है एंजाइम ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो ये ब्लड को वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा तो ये सब की वजह से BP विल बी कम बैक टू नॉर्मल और इंक्रीज इन द रीनल परफ्यूजन, किडनी को वापस से ब्लड मिल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर।